हाय गाइस, मेरा नाम है नमन शर्मा और मैं करंट अफेयर्स के मे के पार्ट 2 लेके आया हूँ। प्लीज गाइस इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बेल। में आप रिसोर्सेज कंटेंट की टेंशन मत कीजिए। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, डाउन टू अर्थ जितनी भी रिसोर्सेज हो सकती हैं मैक्सिमम वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए कंटेंट के बारे में। ओके, चलते हैं आगे। तो एक न्यूज़ आई थी कि बासवाना के बारे में। बासवाना कौन है? ये 12th सेंचुरी के फिलोसफर है, कर्नाटक ओरिजिन के। ये कंटेम्प्रेरी है कालचुरी डायनेस्टी के। इन्होंने वीर शैव ट्रेडिशन है वो स्टार्ट किया था और शरणा मूवमेंट भी इनके द्वारा स्टार्ट किया था। ये जो है रिचुअल्स और टेम्पल वर्शिप को मानते नहीं थे और इन्होंने वीर शैवा ट्रेडिशन जो होता है, वीर शैवा यानी कि वर्शिवर्स ऑफ शिवा, अभी भी इनकी कम्युनिटी कर्नाटक में बहुत मात्रा में है। अब चलते हैं, एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, विमेन इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये रिपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईएलओ हो गई है इस साल, क्योंकि आईएलओ को 2019 में 100 साल हुए हैं। तो आईएलओ फॉर्म हुई थी 1919 में और ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के द्वारा फॉर्म हुई थी। ये पहली यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में 1946 में एजेंसी फॉर्म हुई थी। पहली जो एजेंसी जो यूएन से जुड़ी थी, ठीक है। और ये ओनली ट्राईपार्टाइट एजेंसी है। ट्राईपार्टाइट एजेंसी मतलब इसके 3 मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट तो होती है प्लस एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉई हैं, वो 3 पार्ट हो गए, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, ठीक है। आज चलते हैं सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक्ट के थ्रू पास हुई है। इसका काम क्या है कि जो भी चीज़, जो भी प्रैक्टिस कंपटीशन को रोकती है, ये उसको प्रैक्टिस को होने नहीं देती। सपोज कोई बड़ी कंपनी है, वो छोटी कंपनियों को टेक ओवर करते हैं जिससे वो मोनोपोली पे आ जाए, ऐसा ये टेक ओवर करने से रोकती है। इसका काम है कंपटीशन को बढ़ावा देना, जिससे ट्रेड प्रैक्टिस अच्छी बढ़े, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में हमारी रैंकिंग अच्छी हो और कंपटीशन से कंज्यूमर को फायदा होगा। अब ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में, डिजिटल इंडिया का एक स्कीम है, डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है कि कैसे हम अपनी जो विधानसभाएं होती हैं, अलग अलग स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, उनको डिजिटलाइज कर जाए, मतलब उनका पेपर वर्क खत्म कर दें और वो पूरी तरह डिजिटल हो जाए। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, वो मेघराज है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित की गई है। ये टीएफए यानी कि ट्रांस फैट्स, ये सबसे हार्मफुल टाइप के फैट होते हैं। एक सेचुरेटेड फैट होते हैं, एक अनसेचुरेटेड फैट होते हैं और ट्रांस फैट होते हैं। अनसेचुरेटेड फैट्स जो जो फल वगैरह से मिलते हैं, वो सबसे अच्छी तरीके के टाइप के फैट होते हैं। इन फैट्स की जो ट्रांस फैट्स जब बनते हैं, जब अनसेचुरेटेड फैट्स में पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो, मतलब उसमें पार्शियली हाइड्रोजन का एडिशन हो सके, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस से अलायंस कराया, जिससे वो 2023 तक इसको एलिमिनेट कर पाए। और एफएससीआई का टारगेट है कि 2% तक रिड्यूस कर दे 2022 तक इंडिया में। मंकी पॉक्स वायरस हाल ही में न्यूज़ में था। ये इसकी जो सिम्टम्स हैं स्मॉल पॉक्स वायरस की तरह होते हैं और ये रेयरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। स्मॉल पॉक्स भी न्यूज़ में आ गया इस चक्कर में। स्मॉल पॉक्स 1980 में इरेडिकेट हो चुका है। आरटीएसएस, ये एक वैक्सीन है, उसका अलग नाम, दूसरा नाम मोजिक्विक्स भी है। ये मलेरिया की वैक्सीन है। मलेरिया जो होता है वो एक पैरासाइट से होता है, जिस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। इंडिया ने अब टारगेट सेट करा है कि 2030 तक वो मलेरिया को ख़त्म कर देगा। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ब्लैक मनी वगैरह जो इलेक्शन में होती है उसको ख़त्म करने के लिए बॉन्ड्स निकाले गए हैं। ये एसबीआई बैंक द्वारा निकाले जाएंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, मतलब 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के, ठीक है। और ये 15 दिन में रिडीम करवाने पड़ेंगे जिस पार्टी को ये बॉन्ड मिलेंगे। और कोई भी सिटीजन इंडिया का या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो इस बॉन्ड्स को खरीद सकता है। ये बॉन्ड सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही एलिजिबल है, उन्हीं को दिए जा सकते हैं, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिए जा सकते। अब डब्ल्यूसीओ, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने वाइस चेयर पर्सन की
जो कुर्सी है वो एशिया पैसिफिक रीजन की ऑक्यूपाई करी है। तो ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को 6 रीजन में बांट रखा है। हर रीजन का एक वाइस चेयरपर्सन होता है। तो एशिया पैसिफिक रीजन का इस वक्त इंडिया वाइस चेयरपर्सन है। इसलिए न्यूज़ में कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो जितने भी कस्टम बैरियर वगैरह हैं, जिससे कस्टम जितनी भी दुनिया की कस्टम एजेंसी हैं उनमें तालमेल बैठाना, जिससे कि जो कस्टम का काम हो वो आसानी से हो सके और ट्रेड बैरियर और जो टाइम लगता है वो कम हो सके। मसाला बॉन्ड्स, ये बॉन्ड की फोटो है। इस टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो ये बॉन्ड रिपीट डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंडियन कॉर्पोरेट या बैंक विदेश जाए और विदेशी लोगों से रुपी में पैसा ले। वैसे अगर हम कोई बॉन्ड विदेश में जारी करेंगे तो वो उनकी करेंसी में होगा, मगर अगर रुपी में हो, मतलब जैसे हमने सपोज लिया 100 रुपये का बॉन्ड वो करा, तो लेंगे तो हम उनसे पैसा डॉलर में ही, मगर जो हम रिटर्न करेंगे तो वो उसी वक्त करेंसी में होगा जो रुपए की वैल्यू जो उस वक्त होगी। इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे 100 रुपये है और मान लीजिए 50 रुपये का $1 है, ठीक है। अब हमने बॉन्ड साइन करा कि हम 100 रुपये के 110 रुपये देंगे, ठीक है, 3 साल बाद। तो हमने वो ले लिए पैसे, वो डॉलर में पे आ गए उस वक्त। अब बाई चांस क्या हुआ कि अगर हम वो रुपी में पैसे नहीं देते, क्योंकि हमने 10% का इंटरेस्ट देके उसे 110 में कर दिया, अब हम रुपी में पैसे नहीं देते, हम बॉन्ड उसमें डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ते, और डॉलर बाई चांस वो 150 रुपये का हो जाता, तो वो $2 की कीमत कितनी हो जाती, 150, उसका 10% 165। यहाँ पे हमें 110 देने पड़े, वहाँ पे हमें 165 देने पड़ेंगे। इसलिए ये एक्सचेंज रेट की जो प्रॉब्लम है, जो वेरिएशन एक्सचेंज रेट का होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कामगार है। अब सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव इंडेक्स ये OECD द्वारा निकाला गया है। OECD का मेंबर इंडिया नहीं है, इसमें 36 मेंबर है। बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी हैं वो सारी इसकी मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में और 1961 में फॉर्म हुआ था। OECD वैसे तो 1948 में फॉर्म हुआ था, मगर तब ये यूरोपियन कमीशन द्वारा फॉर्म हुआ था। उसमें कोई भी यूरोप से बाहर की कंट्रीज नहीं थी। ये 1961 में जब अमेरिका और कनाडा ने इसे ज्वाइन कर लिया तो इसका नाम OECD हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसका ग्लोबल ट्रेड को डेवलप करने का काम है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने का काम है, जिससे ट्रेड बढ़ सके। वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी, IIT दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने ये 150 साल महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये निकाला है। इसका में क्या है कि जितने भी हमारे इंडिया में वेस्ट बहुत जनरेट होता है उसको कैसे कन्वर्ट करा जाए कि रीयूजेबल प्रोडक्ट में, हाँ, कैसे हम वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करें। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो उसके चेयरपर्सन है। यूवी का इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम है कि साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करना, कैसे मोटिवेट करा जाए कि बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे आने वाले साइंटिस्ट स्पेस फील्ड में, इंडिया पे साइंटिस्ट और इंजीनियरों की कमी ना हो स्पेस फील्ड में। इसमें क्या करा जाएगा, 9th के 3-3 बच्चे हर स्टेट से चुने जाएंगे और वो 3 बच्चे हर एक बोर्ड के होंगे। जैसे सपोज उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जो 3 बोर्ड काम करते हैं, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड, हर एक बोर्ड से एक एक बच्चा लिया जाएगा। वो 3 बच्चे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हर स्टेट और यूटी से 3-3 बच्चे लिए जाएंगे। डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट लॉन्च बाय स्पेसएक्स, ये नासा का एक मिशन है। इसमें क्या करा जाएगा, स्पेसएक्स क्या चाह रहा है कि ये एस्ट्रॉइड जिसका नाम है डिडीमॉस, इस डिडीमॉस से एक सैटेलाइट टकराया जाएगा, जिससे देखा जाए कि वो क्या सैटेलाइट हाई स्पीड से जब सैटेलाइट टकराया जाए तो कहीं क्या वो उस एस्ट्रॉइड की काइनेटिक एनर्जी वजह से, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी की उसमें डिफ्लेक्शन आता है, क्या वो अपना पाथ चेंज करता है। ये इसलिए ऐसा करा जा रहा है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे एस्ट्रॉइड के चांसेस हैं कि वो धरती से टकरा सके। तो ये एक तरीके का वो है पाथ ब्रेकिंग, मतलब एक फिनोमेना चेक करा जा रहा है कि कैसे क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। ये मोदी से आप ये मत सोचिए कि इंडिया का वो ये मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर है, ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। टेरा और इसमें 2 सैटेलाइट्स है, टेरा एक्वा। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन दोनों सैटेलाइटों ने इमेजिंग से ये पता करा कि इंडिया और चाइना में ग्रीनरी बढ़ रही है, मतलब वेजिटेशन बढ़ रहा है। आर्टेमिस मिशन, ये नासा का एक मिशन है, एम्बिशियस मिशन है। इससे क्या होगा, 2024 में नासा अपने लोगों को फिर से चांद पर भेजना चाह रहा है। बस इस मिशन की खासियत क्या है कि इस बार इस जो टीम जो जाएगी चांद पे उसमें विमेन भी होगी, और इसका फुल फॉर्म जो होगा एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून इंटरेक्शन।
कैसे मून इंटरेक्ट करता है, सन रेज जो मून पे पड़ती हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, ये पढ़ना, ये जानकारी करना। हंगुल ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, डाचिकम नेशनल पार्क। मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है इसे, बहुत कम मात्रा रह गई है। अब ये हर्बीवोरस सेंसस, अब ये पूछ सकते, न्यूज़ में था कि हर्बीवोरस सेंसस किया गया। अब ये किस सब कहाँ पे हुआ है, ये गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। ये तो न्यूज़ में आ गया, मगर इम्पोर्टेंस क्या होगा कि गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन जो पाए जाते हैं, वो दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ पे एक एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, ठीक है। और एशियाटिक लायन का आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है, और साइट्स में उनका कैटेगरी 1 है, साइट्स में उनकी प्लेस 1 है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।